हेलो एवरीवन, हेलो ऑल द वंडरफुल किड्स, सारे फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल द ब्रेव वॉरियर्स। इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग अभी, काबिल तारीफ है। कॉन्फिडेंस लूज मत करो। थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, प्रेशराइज हो रहा होगा, तुम्हें याद करने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो कि जब रिविजन करोगे तो पुरानी सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो आज हम मिल रहे हैं अपने दूसरे चैप्टर के लिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमें पता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। वेलफेयर का मतलब है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ऐसे ही माइक्रोब्स के बारे में है। मेन मेन एनसीईआरटी हमें देखनी है। सारी एनसीईआरटी तुम्हारे लिए कंसाइज होके बुलेट पॉइंट्स में लेके आया हूं, तो बड़े आराम से तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी यहां पे कवर हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बड़े आराम से आएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन तो मिनिमम होते ही होते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा चैप्टर है। बेसिक बातें बताई हैं कि घर में माइक्रोब्स कहाँ यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, जितना वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट में कहाँ जाता है, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे। तो बहुत एकदम बेसिक है सारा। सारी एनसीईआरटी चेंज कर दी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, तो तुम्हें पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज बहुत इजी है, ये कर्ड फॉर्मेशन। तो लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, वही मिल्क को दही में चेंज करते हैं। अब दही में विटामिन B12 ज्यादा होता है और ये आपके इम्यूनिटी अच्छी करता है। क्यों? जैसे आपके बॉडी में एंटीबॉडीज पैथोजन को किल करते हैं, जब आप दही खाते हो तो आपके अंदर लिविंग लैक्टोबैसिलस जाता है, वो भी आपके लिए पैथोजेंस को मार देता है। प्रोबायोटिक, प्रो मतलब फेवर करना, बायोटिक मतलब लाइफ को। तो प्रोबायोटिक्स आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। प्रोबायोटिक हम लिविंग बैक्टीरिया को बोलते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। तो जो लैक्टोबैसिलस वगैरह होते हैं दे आर प्रोबायोटिक्स। आप सबने याकुल्ट सुना होगा, सुना है ना कभी याकुल्ट पिया भी है। यस, तो याकुल्ट के अंदर भी लैक्टोबैसिलस केसी ही है। ऐसे माइक्रोब जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हैं उनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। फिर चीज बनाने के लिए पिज्जा में, पास्ता में, सैंडविच में कितने सारे लोगों को चीज खाना पसंद है। पूरे वर्ल्ड में कम से कम भी नहीं तो 300 वैरायटी की चीजें, कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा तो पता नहीं कितनी है, कम से कम 300 वैरायटी की चीज होती है। सोचो, तो जो टॉम एंड जेरी में तुमने चीज देखी है ना, वो है स्विस चीज। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए, ये एक बैक्टीरिया है जो चीज बनाता है। और रॉकफोर्ट और कैमेम्बर्ट चीज पेनिसिलियम बनाता है। इसके अलावा बहुत सारे चीज हैं। गौडा पार्मेजान चीज होती है, गौडा चीज होती है, मोज़रेला चीज होती है, ब्लू चीज होती है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ चीजेस। ठीक है, इसके अलावा ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड जब बनती है तो वो बेकिंग प्रोसेस से बनती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं लीवनिंग ऑफ ब्रेड। इंग्लिश में बेकिंग में टर्म यूज होती है लीवनिंग ऑफ ब्रेड, मतलब होता है उसका स्वेलिंग ऑफ डो। जो आटा लगा के रखते हैं ब्रेड बनाने के लिए, वो आटा फूलता है, स्वेलिंग ऑफ डो, तो वो है लीवनिंग ऑफ ब्रेड। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हमने कहा था फंजाई है, इसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और ये क्या करता है, हमने पढ़ा था ना, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराता है। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराता है। तो जहां पे भी तुम्हारे आसपास बेकिंग होती है,
एक तो वो बेकरी है जहां पे चीजें डिस्प्ले में आ रही हैं, तुम खाने जाते हो। एक असली बेकरी जहां पे एक्चुअली में ब्रेड वगैरह बन रही हैं, वहां जाना, वहां हल्का सा अल्कोहलिक स्मेल आती है, क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, उससे CO2 रिलीज होती है और आपका डो जो आटा लगा होता है वो फूल जाता है। फिर चाइना, जापान, कोरिया साइड में फिश, बैम्बू, सोयाबीन, इन सबको फर्मेंट करके रखा जाता है। फिर फर्मेंटेड सैप ऑफ फिश टेल पाम, एक जैसे खजूर होता है ना, ऐसे ही पाम की एक वैरायटी है फिश टेल पाम, साइंटिफिक नेम है कैरियोटा। इसके सैप निकाले जाते हैं, सैप मतलब इसके फ्रूट्स में से जूस निकाला जाता है। ईस्ट से फर्मेंट करा के बनती है उससे तौड़ी, हिंदी में से ताड़ी का रस कहते हैं, ताड़ी का रस सुना होगा, इंग्लिश में से तौड़ी कहते हैं। और फिर तुम में से कितने सारे लोगों जिसे साउथ इंडियन खाना पसंद है, तो डोसा और इडली जब बनता है, तो डोसा इडली बनाने के लिए भी मम्मी क्या करती है, रात को आटा और चावल भिगो के रख दे, सॉरी दाल और चावल भिगो के छोड़ देती हैं, सुबह उठती हैं उसको अच्छे से पीस देती हैं, पेस्ट बना लेती हैं, और उसे धूप में या किचन में जहां धूप आती है वहां रख के छोड़ देती हैं। अब गर्मी से क्या होगा, गर्मी से ये जो दो बैक्टीरिया हैं इसमें नेचुरली अकरिंग, ये उसको फर्मेंट करा के बढ़िया बना देते हैं, और इसलिए फिर आपकी इडली फ्लफी बनती है। इसलिए आपके जो डोसे हैं वो थोड़े मोटे मोटे प्यारे प्यारे बनते हैं, है ना। फिर आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री में एनसीईआरटी ने पहले हमें बताया है फर्मेंटेड बेवरेज, बियर एंड वाइन, इनका यूज बिना डिस्टिलेशन के होता है। दे आर यूज्ड या ऑब्टेन्ड विदाउट डिस्टिलेशन। 8, 9, 10 में पढ़ते हैं ना, दो लिक्विड्स को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन यूज करते हैं, तो बियर और वाइन में डिस्टिलेशन यूज नहीं होती। बार्ले को फर्मेंट करके बियर आती है, ग्रेप जूस को फर्मेंट करके वाइन आती है। ये उनके परसेंटेज हैं अल्कोहल के, कि उनमें अल्कोहल परसेंटेज क्या है। रेस्पिरेशन प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था, एनसीईआरटी ने कहा था कि ईस्ट 13% पे अपने आप को पॉइजन कर लेता है। तो ये जो नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं इनके अंदर कम कंसंट्रेशन होती है अल्कोहल की, और ये सारे जो हैं दे आर यूज्ड आफ्टर डिस्टिलेशन। इनके केस में अल्कोहल को एकदम प्योरीफाई कर लिया जाता है, इसलिए अल्कोहल की परसेंटेजेस ज्यादा हैं। तो सीरियल्स के फर्मेंटेशन से विस्की, फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशन से ब्रांडी, गन्ना होता है शुगरकेन, रस निकाल देते तो मोलासिस बचता है, उससे रम, राइस से जिन, पोटैटो से वोडका। फिर आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक ऐसी दवाई को बोलते हैं जो बैक्टीरिया को मारता है। इट इज अ केमिकल विच किल्स बैक्टीरिया। तो यहां पे एंटी मतलब है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, तो अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जो डिस्कवर हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या देखा, वो एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया उगा रहे थे। अब कुछ पेट्री डिश थी जिनमें ग्रीन कलर का फंगस था और वहां बैक्टीरिया नहीं उगता था। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा फंगस निकाला और जहां बैक्टीरिया पहले से था वहां रख दिया, देखा कि उसके प्रेजेंस में बैक्टीरिया मर गया, टाटा बाय बाय हो गई उसकी। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंजाई है,
जिससे एक कंपाउंड निकलता है पेनिसिलिन। स्टेफाइलोकोकस पर तो वो काम कर रहे थे। फिर इसका फुल पोटेंशियल एज एंटीबायोटिक कि ये और भी बैक्टीरिया को मार सकता है, तो ये चेन ऑफ फ्लोरीन ने डिस्कवर किया था। एक साथ तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स जो इंजरी हो जाती थी वॉर के टाइम पे, उनको ये दिया जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बहुत पेशेंट्स ने अपनी जान खोई थी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से। जब वो लड़ रहे हैं कहीं पे तो वहां तो कंडीशन कैसी भी है ना, गोली लग गई, घाव बन गया, बैक्टीरिया आ सकता है। बम ब्लास्ट हुआ, किसी का हाथ कट गया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ सकता है। तो कितने सारे रीजन थे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। कंट्रोल करने का कोई चारा ही नहीं था, बेचारे धीरे धीरे बहुत बुरी मौत मर जाते थे। बाद में जब ये एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई तो देखा कि इसके इंजेक्शन से बैक्टीरिया मर जाता है और बहुत सारे सोल्जर्स की जान फिर बच गई। ऐसे ही क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये सब भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से आते हैं। तो नेचर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां से ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनसे आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हो। तो उन केमिकल्स को कहते हैं एंटीबायोटिक। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड, चौमिन में विनेगर डलती है ना, तो वो एसिटोबैक्टर एसिटाई से आती है, ये बैक्टीरिया है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से, ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया से, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, और इथेनॉल सैक्रोमाइसिस फंजाई से। ठीक है, क्योंकि सैक्रोमाइसिस से अल्कोहल बनती है, अल्कोहल बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं, तो इसी को कहा जाता है ब्रूअर्स ईस्ट। बहुत सारे इंडस्ट्री में एंजाइम्स बनते हैं, जैसे लाइपेज। लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। कितने सारे हमने देखे होते हैं ना टीवी में एड्स, दाग अच्छे हैं, है ना, तो दाग हमेशा किसका दिखाते हैं? तेल का, घी का, इन सब का निशान। तो तेल, घी, ये सब क्या है? फैट्स, लिपिड्स। इनको डाइजेस्ट करने के लिए कैंडाइडा लाइपोलाइटिका फंजाई से एंजाइम डिटर्जेंट्स में डाले जाते हैं। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज बाजार के फ्रूट जूस को साफ करने के लिए तुम बाजार का एक पाइनएप्पल जूस एक ग्लास में डालना, घर में पाइनएप्पल जूस निकाल के ग्लास में रखना, कांच के ग्लास में, दोनों से एक टॉर्च से लाइट पास करना। घर वाले जूस से ज्यादा लाइट पास नहीं होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे अननेसेसरी चीजें हैं। लेकिन बाजार वाले क्या करते हैं? जूस निकालने के बाद पेक्टिनेज प्रोटीएज का ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें जितने भी अनवांटेड चीजें वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं। और फिर आता है हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है स्ट्रेप्टोकोकस से। ये दोनों एस्परजिलस मोर्टिएरेला फंजाई से आते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। काइनेज कोकस, क की साउंड याद रखना, काइनेज कोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक क्लॉट बस्टर है। It is given to patients during myocardial infarction. एनसीईआरटी में देखो लिखा है ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जो क्लॉट जम जाता है उसको बस्ट करना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये क्लॉट्स को हटा देता है। कैसे? ये एंजाइम प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करता है।
प्लाज्मिनोजेन क्लॉट्स को डिसॉल्व करते हैं, तो ये प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है। फिर आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कहीं से भी आए लेकिन ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है। इट कुड बी एनी केमिकल from non-human source and beneficial for humans। तो पेनिसिलियम से जो पेनिसिलिन आता है उसको भी एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस से क्लोरामफेनिकोल आता है, उसको भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे, दो है यहां पे, स्टार्टन्स एंड साइक्लोस्पोरिन्स। स्टार्टन्स आते हैं मोनास्कस परप्यूरियस से, ये भी एक ईस्ट है, और ट्राइकोडर्मा भी हमारा एक फंजाई है। स्टैटिन्स क्या करते हैं, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। कैसे? ये HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बनवाता है। तो जिस एंजाइम से कोलेस्ट्रॉल बनता है उस एंजाइम को रोक देता है, तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम होता जा रहा है, नया कोलेस्ट्रॉल बन नहीं रहा, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम आ जाएगा। ऐसे आता है हमारे पास साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या दिया होता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इम्यून रिस्पॉन्सेस को सप्रेस कर सकता है, इम्यून सिस्टम को आपके बॉडी के कम कर देता है। तो क्यों अच्छा ही है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के टाइम पे कई पेशेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली उनका लिवर या उनकी किडनी नहीं काम करती, तो वो अपने टिश्यू से मैच होता हुआ किसी और क्लोज इंसान का वो ऑर्गन अपने अंदर एक्सेप्ट करवाते हैं। अब डॉक्टर तो ऑपरेशन से लगा देगा, बट बॉडी का इम्यून सिस्टम पहचान लेगा कि ये तो मेरे बॉडी के सेल्स नहीं है और उसको मारना शुरू कर देगा। तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन आपको लगाया गया वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा। तो इसलिए इन लोगों को इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं कि उनका इम्यून रिस्पॉन्स कम रहे और बॉडी उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। तो मोनास्कस परप्यूरियस एंड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फिर आता है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या होता है यहां पे देख लेते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे बड़े बड़े गटर जो होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जहां से सारा सीवेज आएगा उस पाइपलाइन में बहुत बड़े बड़े लोहे के ग्रिल्स लगाई जाती हैं, और वो लोहे की ऐसी ग्रिल्स होती हैं जिनका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो सारा का सारा आपका जो सीवेज है वो सारा सीवेज यहां से पास होता है, और जितना भी इसमें फ्लोटिंग कूड़ा होगा, आप देखते हो ना नाले के पानी में टायर, थर्मोकॉल, प्लास्टिक की बॉल, कपड़े, पॉलिथीन बैग्स सब ऐसे तैर रहा होता है। तो इस स्टेप को ही कहा जाता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जितना भी फ्लोटिंग वेस्ट है वो सारा हट जाता है। सारा का सारा सीवेज
एक बड़े से टैंक में आके डिपॉजिट हो जाता है। क्या होगा यहां पे, इस पानी में से जो फ्लोटिंग कूड़ा था वो तो तुमने हटा दिया, लेकिन इसमें कंकड़, पत्थर, पेबल्स, ये सब होंगे। तो ये जो टैंक है, इस टैंक को कहते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। और इस टैंक में बहुत देर के लिए छोड़ दिया जाता है, और जितनी मिट्टी है, पत्थर थे, कंकड़ थे, सब नीचे बैठ जाते हैं। तो इसको बोला जाता है प्राइमरी स्लज। और जो फ्लोटिंग पार्ट है, इसको आप बोल देते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुआ और फिर हुई आपकी सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेडिमेंटेशन कहते हैं इसे। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ना हमने अभी कोई केमिकल यूज किया है, ना ही हमने अभी कोई माइक्रोब का यूज किया है। तो ये सारा का सारा हमारा फिजिकल प्रोसेस है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यही सारा सिस्टम आगे कनेक्टेड होता है। क्या क्या देख रहे हैं हम यहां पे अब, इसको बोलते हैं लार्ज एरेशन टैंक, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। जितना भी फ्लोटिंग कूड़ा था वो साइज के अकॉर्डिंग हटा दिया, जितना भी कंकड़ पत्थर था वो प्राइमरी स्लज में हट गया। अब इस पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स बचे हैं। तो ये सारा का सारा जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, ये सारा प्राइमरी इफ्लुएंट यहां भेज दिया जाता है। जैसे तुमने देखा है ना फिश एक्वेरियम में आप एक पंप लगाते हो, एक्वेरियम देखा है घर में बाहर, तो एक पंप लगाते हो जो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर पंप करता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पे एक एयर पंप है, और ये एक मैकेनिकल एजिटेटर है। एजिटेटर मतलब मिक्सर। ठीक है, घर में कभी लस्सी बनानी होती है, छाछ बनानी होती है, तो हम उसको ऐसे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिससे उसको मथते हैं, चर्न करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये है, मैकेनिकली ऑपरेटेड। जैसे घर में पंखा घूमता है, स्विच ऑन करते हो, मोटर घूमती है, पंखे के ब्लेड्स घूमते हैं। ऐसे ही स्विच ऑन करो तो मोटर घूमती है और ये ब्लेड्स घूमने लग जाते हैं। तो ये पानी में अच्छे से ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हैं। अब नीचे ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पा रही तो एयर पंप लगे हैं। तो आपने इस एरेशन टैंक में अच्छे से ना ऑक्सीजन रिच कंडीशन बनाई है, जिससे कि अब एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करें और ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट करें। बैक्टीरिया और फंगस के ग्रुप को फ्लॉक्स कहते हैं। तो फ्लॉक्स डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया और फंगस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं। फिर एक जैसे पीएच होता है ना, वैसी एक और चीज होती है जिसे कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब बैक्टीरिया और फंगस खाना खाएंगे तो उनका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो अब वो इस पानी से ऑक्सीजन खींचते जाएंगे और उनके ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारा खाना है
तो उनको बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो ग्रो कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे नेचुरल जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, उनकी ग्रोथ एनहांस करने के लिए एरोबिक कंडीशन बना रहे हो, और वो आपके ऑर्गेनिक मैटर को खाते जाते हैं। बीओडी धीरे धीरे कम होती जा रही है जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर खत्म होता जाएगा। जब खत्म हो जाता है तब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को वापस भेजा जाता है। जितना प्राइमरी इफ्लुएंट है सबको आगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाएगा। सारा ऑर्गेनिक मैटर इसमें से हट चुका है। अब क्या होगा? बहुत देर के लिए इसमें छोड़ देते हैं, फिर से कुछ चीज सेटल डाउन हो जाती है। अब इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। इसका थोड़ा सा पार्ट निकालते हैं और एरेशन टैंक में डाल देते हैं। जैसे मम्मी को दही जमाना होता है तो मम्मी से पहले पड़ोसी आंटी से थोड़ा सा जामुन का दही मंगाती हैं, स्टार्टर इनोक्यूलम। तो ऐसे ही थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज यहां से लेते हैं एज एन इनोक्यूलम। इनोक्यूलम मतलब स्टार्टर के तौर पर उसको यहां डाल देते हैं कि जल्दी जल्दी और फ्लॉक्स बने। एक ग्लास दूध लेना, अब गर्मी पड़ रही है ना, उसको धूप में रख के छोड़ देना अनडिस्टर्ब्ड, शाम तक अपने आप भी दही जम जाएगी उसकी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर उसी में तुम 1 चम्मच दही डाल के रख दो, वो 1 या 1.5 घंटे में उसकी दही जम जाएगी। तो प्रोसेस फास्ट कराने के लिए थोड़ा सा फ्लॉक्स डालते हैं और मेजर पोर्शन जो है उसको डाल देते हैं स्लज डाइजेस्टर में। एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, और स्लज डाइजेस्टर से मिल जाती है आपको बायोगैस। ठीक है, अब जो ऊपर का पार्ट है, अब इसे नया नाम देंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। ये सारा सेकेंडरी इफ्लुएंट जो है आप इसे रिवर में भी रिलीज कर सकते हो, या अगर आपका मन है तो इसका टर्शरी ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो यहां से लेके यहां तक का जो स्टेप है इसे कहते हैं सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से चीजें हटाई, फिर कंकड़ पत्थर अलग हो गए, प्राइमरी इफ्लुएंट को लार्ज एरेशन टैंक में भेजा, फ्लॉक्स बने, उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट किया, बीओडी का लेवल कम होता जा रहा है, इसका मतलब पोल्यूशन लेवल कम होता जा रहा है। फिर प्राइमरी इफ्लुएंट को यहां भेजा, सेडिमेंटेशन हो जाने के बाद अब पार्ट, फ्लोटिंग पार्ट को सेकेंडरी इफ्लुएंट बोलते हैं। जो सेटल्ड पार्ट है उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। दिस इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन। जितना पार्ट है या तो नदी में बहा दो या केमिकल ट्रीटमेंट दो, टर्शियरी ट्रीटमेंट, और वापस वो वाटर एकदम प्योरीफाई हो जाएगा, पीने लायक बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इज सीक्वेंशियल, सेकेंड इज प्राइमरी सेडिमेंटेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में फ्लोटिंग डेब्री इज रिमूव्ड, डेब्री मतलब कूड़ा, और प्राइमरी सेडिमेंटेशन में ग्रिट आर रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। ग्रिट मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल, और वो सेटल्ड पोर्शन को बोलते हैं प्राइमरी स्लज। सेकेंडरी में एरेशन टैंक में काम चलता है, ठीक है, और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, ये दो काम चलते हैं। ठीक है, ये एरेशन टैंक और ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। प्राइमरी इफ्लुएंट को एरेशन टैंक में डाला, एक मैकेनिकल पैडल है, ब्लेड है, जिससे इसको मिक्स करते रहते हैं। एयर को पंप भी करते हैं। इससे होता क्या है, एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स बना लेते हैं।
एरोबिक और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो फंगस के साथ जुड़ के मैश नेटवर्क्स बना लेते हैं। ठीक है, तो आप इनकी ग्रोथ कराने के लिए ऑक्सीजन रिच कंडीशन बना रहे हो। ये क्या खाते हैं? दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ह्यूमन फीकल मैटर है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये उसको खाते हैं। और तब तक इनको ट्रीट किया जाता है जब तक बीओडी रिड्यूस नहीं हो जाती। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग बीओडी का लेवल शुड बी लेस देन 30 ppm। जैसे पीएच इंडिकेटर आते हैं वैसे ही बीओडी इंडिकेटर आते हैं। तो जब एरेशन टैंक में जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसका बीओडी 30 ppm से कम हो जाता है, उसके बाद ही उसे सेडिमेंटेशन के लिए भेजते हैं। याद रखना, जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पोल्यूशन लेवल उस पानी का। बीओडी क्या है? व्हाट इज बीओडी? स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या इसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, गलत नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इसी को कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये वो वैल्यू है, 1 लीटर गंदा पानी है, तुम्हारे पास 1 लीटर गंदा पानी है, बैक्टीरिया ने सारा ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाइजेस्ट कर लिया और जितना ऑक्सीजन उसने कंज्यूम कर लिया है ना, उसको कहोगे तुम बीओडी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी कंज्यूम्ड इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर in 1 liter of water were oxidized by bacteria। 1 लीटर गंदे पानी में सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है, बैक्टीरिया ने उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? इज बीओडी। और फिर हमने देखा था सेकेंड स्टेप थी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। तो इसके बाद यू गेट सेकेंडरी इफ्लुएंट एंड यू गेट एक्टिवेटेड स्लज। टर्शरी ट्रीटमेंट जो है, ओजोन, आयोडीन, यूवी, एलम, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारी ट्रीटमेंट करते हैं। पानी का फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद ओजोन, आयोडीन, यूवी, एलम से ट्रीट करते हैं कि वो पूरा डिसइंफेक्ट हो जाए, आरओ से प्योरीफाई करते हैं और वो पीने लायक पानी बन जाता है। तो ये है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। फिर बायोगैस का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, गांव वगैरह जब जाते हैं तो आज भी कई लोग अपने चूल्हों को गोबर के उपलों से जलाते हैं, डंग केक्स यूज करते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसी को हम क्यों ना बहुत बड़ा लेवल पे ले जाएं, तो बायोगैस का कॉन्सेप्ट आया। 50 से 70% ये मीथेन है, फिर नेक्स्ट लेवल पे CO2, फिर H2, H2S जैसी गैसेस। तो एक मिक्सचर है गैसेस का। IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इंडिया में बायोगैस की टेक्नोलॉजी ये लेके आए। इन्होंने दिमाग लगाया कि गोबर तो वैसे ही लोग जलाते हैं घरों में, तो क्यों ना हम सब एक प्लांट बनाएं, उसके अंदर सारा जितना भी वेस्ट है वो डाल दें, बायोडिग्रेडेशन भी होता रहेगा, गैस सबको मिलती भी जाएगी। तो काउडंग में आपको पता है मिथेनोजेंस होते हैं, पढ़ा था ना हमने। आर्की बैक्टीरिया है मिथेनोजेन, मार्श एरिया में मिलता है, ठीक है। गट ऑफ रूमिनेंट कैटल्स के एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है। दस से 15 फीट डीप कंक्रीट का टैंक है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो 10 से 15 मीटर लिख देते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो याद रखना, जमीन के 10-15 फुट नीचे
एक कंक्रीट का टैंक है, ठीक। जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उस गांव का जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, गोबर और पानी के साथ मिला के उसको डाला जाता है, सारा कूड़ा टैंक में आएगा। एनएरोबिक डाइजेशन चलती है यहां पे। मिथानोबैक्टीरियम एनारोबिक कंडीशन में काम करेगा। एनारोबिक कंडीशन में डाइजेशन में गैस रिलीज होती रहती है, गैस पाइप में चली जाती है और पुराना कूड़ा इसमें बाहर आ जाता है, और इस स्लज को एज अ मैन्योर वापस आप फर्टिलाइजर या खेतों में यूज कर सकते हो। तो पूरा नया कूड़ा आता जाएगा नीचे के लेवल पे, पुराना वेस्ट उठता जाएगा, गैस पाइपलाइन में चलती जाएगी। फिर आता है कॉन्सेप्ट बायो कंट्रोल का। बायो कंट्रोल का मतलब होता है किसी लिविंग को यूज करके दूसरे लिविंग को कंट्रोल में लाना। तो इट रेफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स टू कंट्रोल डिजीज एंड पेस्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप बायो कंट्रोल्स और बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब साथ में एक और कॉन्सेप्ट आया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पहले फार्मर्स क्या करते थे, खेत में सारा इंसेक्टिसाइड छिड़क देते थे, तो जो हार्मफुल इंसेक्ट है वो तो मर गया, लेकिन जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो भी तो मर जाएगा, पॉलिनेटर भी तो मर जाएंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि हम बायो कंट्रोल मेथड यूज करके वी कैन क्रिएट अ सिस्टम जहां इंसेक्ट को, जिसे आप पेस्ट कहते हो, इट इज नॉट इरेडिकेटेड, आप पूरा जड़ से खत्म नहीं कर देते हो इंसेक्ट्स को उस फील्ड के, बल्कि आप उनको मैनेजेबल लेवल पे रखते हो, ऐसे लेवल पे जिससे आपको नुकसान ना हो, बाय सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो मान लेते हैं मेरा एक प्लांट है, ठीक है। अब बिल्ली लग रही है ये तो, मेरे पास इंसेक्ट 1 है, वो है मेरा पॉलिनेटर, और इंसेक्ट 2 है, वो है मेरा पेस्ट, यह हार्मफुल है। पेस्ट ऐसे इंसेक्ट को बोलते हैं जो आपके प्लांट्स को हार्म करता है। तो इंसेक्ट 2 पेस्ट है, इंसेक्ट 1 पॉलिनेटर। अब अगर मैं केमिकल इंसेक्टिसाइड जाके छिड़क दूं, दोनों मर जाएंगे। पेस्ट मरा तो अच्छी बात है, पॉलिनेटर मर जाए ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ढूंढूंगा विच कैन किल इंसेक्ट 2। ना तो ये इंसेक्ट 1 को हार्म करेगा, ना ही ये मेरे प्लांट को हार्म करेगा। तो अब मैंने केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज नहीं किया, मैंने एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज किया है, तो फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलूंगा। एंड दिस मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द पेस्ट विल बी नोन एज अ बायो कंट्रोल मेथड। और आपने इंसेक्ट्स को मारा नहीं, मैनेजेबल लेवल पे रखा है, तो वो कहलाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। मैं हर बार कहता हूं कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक यूनिक मतलब है। लिविंग को यूज करके लिविंग को कंट्रोल करना है बायो कंट्रोल। अब अगर आप एक लिविंग को यूज करके इंसेक्ट्स को मैनेजेबल लेवल पे रख रहे हो, तो यू आर यूजिंग बायो कंट्रोल फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और अगर आप इनको यूज करके फार्मिंग कर रहे हो बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करके, तो दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेडी बर्ड्स, या इन्हें लेडी बग भी कहते हैं,
लेडी बर्ड्स या लेडी बग तुमने देखी होगी, ऐसे रेड कलर की सी होती है, और ऐसे उस पे ब्लैक पैचेस होते हैं। देखा ऐसे लेडी बग? तो यही दे फीड ऑन एफिड्स। एफिड्स एक ऐसे कीड़े हैं जो बहुत सारे फ्रूट ट्रीज को और प्लांट्स को डैमेज करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज दे फीड ऑन मॉस्किटोज। इसके अलावा तुमने जूलॉजी में पढ़ा होगा, एक मछली होती है गाम्बूजिया, गैम्बूजिया फिश भी मॉस्किटो के लार्वा को खा लेती है। तो ये भी बायो कंट्रोल का एग्जाम्पल है। बैसिलस थ्योरेंजेंसिस एक बैक्टीरिया है जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करता है। कैसे? तुमने बायोटेक में पढ़ा है ये। बैसिलस थ्योरेंजेंसिस से एक टॉक्सिन निकलता है जिसका नाम है क्रायोप्रोटीन। टॉक्सिन है ये। क्रायोप्रोटीन कैटरपिलर्स के अंदर जाके उनके इंटेस्टाइन्स, उनके एलिमेंट्री कैनाल में छेद कर देता है और वो मर जाते हैं। साइंटिस्ट पहले क्या करते थे, इसके ड्राई स्पोर एज स्पोरीन नाम से बेचते थे। बाद में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसके अंदर से वो जीन निकाली, सीधा प्लांट के जीनोम में लगा दी, तो उसको फिर बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो ये सब नाम दे दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है हमारे पास ट्राइकोडर्मा के एक हर्जियानम मेंबर। पहले ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पड़ा था, अब है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ये फ्री लिविंग फंजाई है, माइकोराइजा नहीं है। माइकोराइजा ने कहा था कंपलसरी है रहना। ये एक फ्रीलांसर है, इंडिपेंडेंट काम करने वाला आदमी है। आता है पेड़ से पूछता है कि ये तुम्हारे आसपास इतने बैक्टीरिया फंगस उग रहे हैं, इनको मार डालूं क्या, तुम्हें डिजीज फ्री कर दूं? अब अगर पेड़ कहेगा कि हाँ कर दो, रूट्स कहेंगी कर दो, तो कहेगा ठीक है, लेकिन इन रिटर्न मुझे खाना दे देना। अब अगर रूट ने खाना दे दिया तो अच्छी बात है। अगर रूट बोलेगा नहीं खाना वाना नहीं दूंगा, वो कहेगा ठीक है मैं जा रहा हूं, मरो तुम इन डिजीजेस के साथ। तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम फ्री लिविंग फंजाई है, रूट्स के पास बहुत कॉमनली मिलता है और प्लांट पैथोजेंस के लिए बायो कंट्रोल एजेंट है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ये वायरसेस का एक जीनस है, बैक्यूलो वायरस को बिलोंग करता है। बैक्यूलो वायरस जो होते हैं दे हार्म स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स। तुम्हें पता है इंसेक्ट्स आर आर्थ्रोपोड्स। और कैसा है, नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज स्पेसिफिक। नैरो स्पेक्ट्रम एक सिंगल रेंज में काम करने वाला। तो अलग अलग इंसेक्ट्स को मारने के लिए देखा गया है कि इस जीनस के अलग अलग मेंबर्स काम करते हैं। बर्ड और मैमल्स और बाकी लोगों को इस वायरस से कोई दिक्कत नहीं है, तो इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, एफिड, मॉस्किटो, कैटरपिलर ये सारे इंसेक्ट्स हैं, तो ये इंसेक्टिसाइड, ये इंसेक्टिसाइड, ये इंसेक्टिसाइड, इन तीनों को एक साथ हम बोल सकते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। ट्राइकोडर्मा आपके रूट बॉर्न पैथोजेंस को यूज कर रहा है, तो बायो कंट्रोल। पॉलीहेड्रोवायरस भी आपका बायो इंसेक्टिसाइड। कोकिनियल इंसेक्ट एक बायो हर्बिसाइड है। ऑस्ट्रेलिया में पिकली पियर कैक्टस को लगाया गया था उसकी सुंदरता के लिए, कहीं और से लाके। अब वो इतना अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लग गया, कोई इस पे फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर था ही नहीं वहां पे, तो उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से ये वाला हर्बीवोर लाए
इसका असली हर्बीवोर, कॉकिनियल इंसेक्ट को लाके रिलीज किया गया, वो इसको कंट्रोल में लेके आया, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं बायो हर्बिसाइड। फिर आता है बायो फर्टिलाइजर। हम जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, तो उसे कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो बैक्टीरिया में राइजोबियम फ्रैंकिया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, एजोस्पाइरलम अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा करता है और फर्टिलिटी भी बढ़ा देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करा के ही, ये भी नाइट्रोजन ही फिक्स कराते हैं। तो नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया जनरल नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। चावल के खेतों में, पैडी फील्ड हम बोलते हैं राइस के खेतों को, वहां ओलोसेरा और टोलिपोथ्रिक्स नाम के साइनोबैक्टीरिया काम करते हैं। फिर फंजाई में हमें पता है माइकोराइजा काम करता है, एंड ये स्पेशलाइज्ड है फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए, बाकी सब भी करता है, फॉस्फोरस सबसे अच्छे से खींच के दे देता है प्लांट को। और टेरिडोफाइट में अजोला, क्योंकि हमें पता है अजोला की रूट में सिम्बायोसिस करने के लिए आता है एनाबीना अजोली, इसको भी राइस फील्ड में यूज किया जाता है। एनाबीना अजोली डायरेक्टली ग्रो नहीं करता, एनाबीना को कोई और मेंबर कर जाएगा, बट अजोला लाके लगा दो, ये अपने आप आ जाएगा वहां पे सिम्बायोसिस करना है। ठीक है, ये हम 11 में पढ़ चुके थे कि माइकोराइजा जो होता है दे आर फंगस विद एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। ग्लोमस हमने पढ़ा था 11th में, माइकोराइजा का टाइप होता है ग्लोमस। ग्लोमस का जो हमारा टाइप है ऑर्किड्स के साथ बहुत कॉमनली मिलता है। ठीक, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन कराता है, प्लांट को दे देता है। और हमने क्या कहा था, प्लांट को क्या क्या फायदे मिलते हैं? प्लांट को रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस मिल जाती है। फंजाई वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के साथ साथ बैक्टीरिया फंगस जो हार्मफुल है उनको मार डालता है। प्लांट को सैलिनिटी और ड्रॉट टॉलरेंस, सूखा और अगर सॉइल में पीएच ऊपर नीचे होता है तो वो सह लेता है। और तो और हार्मोन्स भी बना के देता है। फंगस को क्या एडवांटेज है? फंगस को रहने के लिए घर और खाने के लिए रूट से खाना मिल जाता है, तो ये फंगस का फायदा। 11 के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के माइकोराइजम में पढ़ा था हमने यही। ठीक है, तो ये छोटे से चैप्टर में बस यही सब है। देख लो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं पास्ट ईयर्स में। कौन सा बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज करता है? लैक्टोबैसिलस। बैसिलस थ्योरेंजेंसिस बायोकंट्रोल, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉटबस्टर, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाइसिस स्विस चीज। क्यों फूल जाता है आपका आटा? CO2 की वजह से। स्ट्रेप्टोकाइनेज कहां से आता है? स्ट्रेप्टोकोकस से आता है, स्टेफाइलो से कुछ नहीं आता। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेशन, डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट स्ट्रेप्टोकाइनेज, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन्स। टेंडरनेस ऑफ मीट के लिए कुछ भी नहीं होता। स्टैटिन्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या करते हैं? करेक्ट, कोलेस्टेरॉल सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। सीवेज प्योरिफिकेशन माइक्रोब्स कराते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा ट्रीटमेंट था? जस्ट फिजिकल। बायोलॉजिकल वाला था हमारा सारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है उसे क्या कहते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
केमिकल नहीं सिर्फ। बायोगैस इंडिया में कौन लाया था? IARINKVIC। फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक हो सकता है अजोला के साथ, एनाबीना। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आते हैं, यही सारी चीजें हैं, इन्हीं को याद करना है और डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो उनको सॉल्व कर लेना।